हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मैथ सफर विद विकास में। आज क्लास 9वीं की जो पहली प्रश्नावली है संख्या पद्धति, और आपको यह बात ध्यान देना है कि जो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो न्यू बुक आई है, न्यू एनसीईआरटी बुक, अब सारा सिलेबस न्यू एनसीईआरटी बुक के हिसाब से होगा। ये चैप्टर फर्स्ट है, यहाँ से स्टार्ट करूंगा, फिर धीरे धीरे क्लास 9वीं की, फिर 10वीं की, फिर 11वीं की, फिर और 12वीं की, इसी हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला चैप्टर आपका है संख्या पद्धति। तो पहले मैं संख्या पद्धति में जो बेसिक बातें होंगी उसको बताऊंगा, और फिर इसी वीडियो में चैप्टर 1 भी कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो चलो सीधा आते हैं। अब यहाँ पे आपका पहला चैप्टर है बच्चों संख्या पद्धति, इसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बच्चों संख्या पद्धति में हम समझेंगे संख्या क्या होती है। पद्धति का मतलब होता है एक क्रम, है ना। तो संख्या से पहले हमको समझना होगा अंक क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे संख्या क्या होती है, देन संख्या के कितने प्रकार होते हैं, फिर उसका जो भी संख्या पद्धति है उसका जितने अलग अलग भागों में बांट सकते हैं उन सबको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे आओ और समझो कि अंक क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों की दार्शनिक संख्या पद्धति, देखो हम लोग अभी तक जब से स्टार्टिंग से अभी तक जितना भी पढ़ रहे हैं, हमने क्या पढ़ा है अंक। अब यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, अंक में हमने क्या पढ़ा है बच्चों। हमने 0 से लेकर 9 तक पढ़ा है, 0 से लेकर कहाँ तक, 9 तक, और यही बच्चों अंक होता है। और आपको याद रखना है यहाँ पे 10 अंक होते हैं। और 10 अंक होते क्यों हैं बच्चों, क्योंकि हम दार्शनिक संख्या पद्धति को पढ़ते हैं। दार्शनिक नाम से ही पता चलता है कि 10, इसका मतलब 10 अंक होते हैं। तो आपको समझना है कि अंक क्या है। आपसे कोई पूछता है अंक क्या है, तो आपको बताना है गणित के प्रतीक हैं। अंक क्या है, गणित के प्रतीक, जिनके द्वारा क्या बनती हैं, संख्याएं बनती हैं। ठीक है, अंक क्या होता है मैं फिर से रिपीट करता हूँ। दार्शनिक संख्या पद्धति के 10 चिन्हों को क्या कहते हैं, अंक। 10 प्रतीकों को क्या कहते हैं, अंक। ठीक है, छोटी सी जानकारी, इसमें बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है आपको, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अंक क्या होता है। ठीक है ना, तो अंक क्या होता है, दार्शनिक संख्या पद्धति के 10 चिन्ह। आओ अब संख्या क्या होती है। इन्हीं अंकों के द्वारा बच्चों दो या फिर दो से अधिक अंक, जैसे यहाँ पे मैं एक अंक लेता हूं, ये दो, दो अंक भी है। और जैसे यहाँ पे मैंने 2 के साथ एक नंबर ले लिया, तो अब आप इसको पढ़ोगे 2 3 नहीं पढ़ोगे, बल्कि इसको पढ़ोगे 23, 23। अब ये 23 जो होगा बच्चों, ये क्या हो जाएगी, संख्या, है ना। तो संख्या क्या होता है, दो या फिर दो से अधिक अंकों को एक साथ लिखने से संख्या का निर्माण होता है। चलो आगे। अब बच्चों संख्या को दो पार्ट में विभाजित करते हैं, एक होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या की परिभाषा हम वास्तविक संख्याओं के भाग के हिसाब से करते हैं। वास्तविक संख्या के दो भाग यहाँ पे मैंने दिखाए हैं आपको, परिमेय और अपरिमेय। वास्तविक संख्या के कितने भाग हैं, दो। एक क्या है बच्चों, परिमेय, और एक क्या है, अपरिमेय। तो आपसे अगर कोई पूछता है वास्तविक संख्या क्या होती है, तो आपको बताना है, देखो आपको ध्यान से देखो, तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या आ रहा है, परिमेय और अपरिमेय दोनों आ रहा है। तो आपको बताना है कि ऐसी संख्या जिसके अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आती हों, उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो परिमेय को समझने के लिए मैं आपको एक नए पेज पे ले चलना चाहूंगा। बच्चों परिमेय संख्या क्या होती है आपको समझना है। तो आपने पढ़ा भी होगा, रटा भी होगा कि ऐसी संख्या जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सके, जहां क्यू 0 के बराबर न हो, ऐसी संख्या, तथा पी और क्यू पूर्णांक हो, ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे पी और क्यू पूर्णांक होने का मतलब ये होता है बच्चों कि पी और क्यू का मान जो होगा वह पूरा पूरा नंबर होगा, दशमलव में नहीं होगा, भिन्न में नहीं होगा, सही बटे में नहीं होगा। मतलब यहाँ पे भी एक पूर्णांक है, यहाँ पे भी एक पूर्णांक है, लेकिन याद रखना है आपको कि 0 भी एक पूर्णांक होता है। क्योंकि अगर क्यू का मान 0 हो जाएगा तो इसका मान इनफाइनाइट हो जाएगा, और इसका मान अगर इनफाइनाइट हो जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनको पी अपान क्यू के रूप में लिख सके, जहां क्यू 0 के बराबर न हो, जैसे 3/5, 1/7, 0/9। ऊपर 0 हट सकता है लेकिन हर में 0 नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मैं हर में 0 कर देता हूँ ना, तो इसका मान इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट होने का मतलब इसका यह परिमेय संख्या रह नहीं जाएगी। तो यही बात आपको याद कर, ऊपर अगर 0 आएगा तो चल जाएगा, लेकिन नीचे अगर 0 आया तो वह परिमेय संख्या नहीं रह जाएगी। ठीक है ना, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, क्लियर है ना। वे संख्याएं जिनको पी बाई क्यू के रूप में लिख सके वो क्या होती है, परिमेय संख्या।
अब अगला है बच्चों, क्या है? अपरिमेय संख्या। देखो अगला क्या है? अपरिमेय संख्या। तो सेम वे संख्याएं जिनको पी अपान क्यू के रूप में न लिख सकूं, ना लिखा जा सके, वो क्या होती है बच्चों? वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या। ठीक है ना? जैसे स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 10, ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल न निकल पाए, पूर्णांक न प्राप्त हो और स्क्वायर रूट के अंदर हो, तो ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है। अब अगला आता है बच्चों भिन्न। भिन्न आपको नहीं पढ़ना है, तो मैं सीधा चलता हूँ पूर्णांक पे। ठीक है ना? पूर्णांक क्या होता है ये आपको समझना है। तो बच्चों पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें प्राकृतिक संख्या जीरो तथा प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक मान आए। जैसे यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको, ये देखो, या फिर मैं आपको यहीं पे एक समझाने का प्रयास करता हूँ, आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। एक मैं यहाँ पे पेन लेता हूँ और ये एक लाइन लेता हूँ। मान लो बच्चों एक रेखा है, इसी रेखा पे अगर मैं संख्याओं का अंकन कर दूं तो संख्या रेखा हो जाएगा 0 1 2 3, कहाँ तक जाएगा? प्लस इनफाइनाइट तक। इधर जीरो के लेफ्ट साइड में माइनस वाली संख्याएं होंगी, -1 -2 -3, कहाँ तक जाएगा? माइनस इनफाइनाइट तक। अब आपको समझना है बच्चों कि क्या होती है पूर्णांक संख्याएं। वे संख्याएं जो 1 से लेके अनंत तक जाती हैं, ये वाला, इसको बोलते हैं बच्चों प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक। और ये क्या है बच्चों? जीरो। क्या है? मैं हिंदी में लिख देता हूँ, शून्य या फिर जीरो, है ना? और ये क्या है बच्चों? अगर ध्यान से देखो तो वही सेम नंबर है। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है। तो यह प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान। प्राकृतिक संख्या का क्या है बच्चों? बोलो। ऋणात्मक मान। ऋणात्मक मान। यही बच्चों, यही पूरा जो यहां से यहां तक है ना, पूरा यही आपका कहलाता है पूर्णांक। अगर इसको परिभाषित करना होगा तो शब्दों का रूप देना होगा, कैसे दोगे? देखो, यदि प्राकृतिक संख्या के समूह में, ये प्राकृतिक संख्या है या फिर प्राकृतिक संख्या में जीरो तथा प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मान को सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याएं सभी पूर्णांक संख्याएं होंगी। ठीक है ना? इसी बात को मैं फिर से कहता हूं कि यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो तथा प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मान को सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। इसका मतलब जो भी आप संख्या रेखा पे देखते हो, ये सभी क्या होती है बच्चों? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक है। पूर्णांक संख्या के बाद आगे हम बढ़ेंगे। पूर्णांक संख्या में 3 पार्ट में होते हैं बच्चों। एक क्या होता है आपका? एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, एक होता है शून्य पूर्णांक और एक होता है धनात्मक पूर्णांक। ये भी समझ लेते हैं कैसे क्या होता है। बहुत आसान है। देखो जैसे यहाँ पे मैंने इसको बनाया, ये वाले पार्ट देखो, यहाँ पे 1 2 3 4, इधर वाला पूरा पार्ट प्लस में है, पूरा का पूरा पार्ट प्लस में है, और प्लस में है तो इसी पार्ट को बोलते हैं बच्चों धनात्मक पूर्णांक। यही क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक। इधर देखो, ये वाला पार्ट देखो, -1 -2 -3, कहाँ तक जाएगा? माइनस इनफाइनाइट तक। तो इसी वाले पार्ट को बोलते हैं बच्चों ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक में भी 3 पार्ट होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। और ये बच्चों क्या बचा? जीरो। तो वही मैंने यहाँ पे दिखाया है, पूर्णांक के 3 पार्ट होंगे, प्राकृतिक सॉरी धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और जीरो भी एक पूर्णांक होता है। ठीक है ना? अब यहाँ पे आपको मैंने बताया कि पूर्णांक के 3 पार्ट। अब धनात्मक पूर्णांक को भी बच्चों अलग अलग पार्टों में बांटते हैं, जिसमें पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और इस तरीके की संख्याएं आती हैं। अब यहाँ पे आपको मैं सब कुछ धीरे धीरे क्रमवार तरीके से एक एक चीजों को बताऊंगा। सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों पूर्ण संख्या क्या होती है। तो आपको याद रखना है कि वे संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। कहाँ से प्रारंभ होकर? जीरो से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाती हैं बच्चों? अनंत तक। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। जैसे पूर्ण संख्या की बात करूं तो पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है जीरो से, फिर 2 1 2 3 4, कहाँ तक जाएगा बच्चों? इनफाइनाइट तक। आपसे कोई पूछता है कि पूर्ण संख्या क्या होती है, तो आपको क्या बताना है? वे संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, ऐसी संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। बहुत आसान सी बात है, आप लोग समझ भी चुके होंगे। बस बच्चों प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में इतना अंतर होता है। अगर आपसे कोई पूछता है प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो आपको बताना है
कि वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। एक से, इसका मतलब देखो पूर्ण संख्या में जीरो से प्रारंभ हो रहा था, प्राकृतिक संख्या में कहां से प्रारंभ होगा बच्चों? एक से। ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे? आप लोग बताओ, ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे? ये होगी बच्चों आपकी कौन सी संख्या होगी? बोलो। ये होगी आपकी प्राकृतिक संख्या। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो आप लोग बेहिचक बोल सकते हो, ठीक है ना। चलो, यहाँ पे आपका हो गया पूर्ण संख्या और क्या हो गई? प्राकृतिक संख्या। ये बातें आपको नोट रखनी है, दिमाग में रखना है। जीरो से होकर अनंत तक जाए पूर्ण, एक से होकर अनंत तक जाए प्राकृतिक। भाज्य संख्या, अभाज्य और सहभाज्य, इन तीनों को एक साथ में समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल और केवल जो अपने अलावा किसी और से विभाजित हो जाए, जो स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए, या फिर इनके कम से कम दो गुणनखंड हो। जैसे मैं एक नंबर लेता हूं 9, यह 9 स्वयं के अलावा 3 से विभाजित होगी। एक तो 9 से, तो हर संख्या स्वयं से विभाजित होती है, 3 से विभाजित होगी, है ना। एक से नहीं देना, एक से तो हर संख्या विभाजित हो जाती है। इसका मतलब 9 स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य हो रही है। इसका मतलब ये क्या है बच्चों? भाज्य संख्या। एक और उदाहरण लेता हूं, जैसे लेता हूं 15। 15 का गुणनखंड करोगे तो आएगा 3 और 5, है ना। तो 15 स्वयं के अलावा 3 से विभाजित हो रही है, 5 से विभाजित हो रही है। स्वयं के अलावा किसी और नंबर से जैसे विभाजित होगी बच्चों, वो कौन सी संख्या हो जाएगी? तो आप सब बताओ, वो हो जाएगी बच्चों भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से विभाजित हो, या फिर जिसके एक से अधिक गुणनखंड हो। बात आती है अभाज्य की। तो अभाज्य में आपको याद रखना है कि वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबर से विभाजित ना हो। जैसे मैं कहता हूँ 2, 2 स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित होगा? नहीं होगा। तो जो स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो क्या हो जाएगा बच्चों? अभाज्य। मैं कहता हूँ 11, 11 स्वयं के अलावा किसी और नंबर से विभाजित होगा? तो आपको भी बिल्कुल नहीं होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? अभाज्य। दो परिभाषा बता रहा हूँ अभाज्य की। वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। इसी बात को कहने का तरीका होता है कि वे संख्याएं जो जिनके केवल और केवल एक गुणनखंड हो। जैसे 2 का फैक्टर करोगे तो 2 का फैक्टर तो गुणनखंड तो 2 यही आएगा, 2 ही आएगा। 11 का फैक्टर करो तो 11 के अलावा किसी से कटेगा नहीं, है ना। जिनके केवल एक गुणनखंड। आप लोग नोट करना चाहो तो मैं जो बातें बता रहा हूँ उसको नोट भी कर सकते हो, बाकी अगर समझना चाहो तो आप समझ भी सकते हो, ठीक है ना। अगर आप लिखना चाहो तो वीडियो रोक के जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लेना। भाज्य संख्या का मतलब लिख लेना, वे संख्या जिनके एक से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। या फिर एक परिभाषा और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती हैं उनको भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य में आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वे संख्याएं जिनके केवल और केवल एक गुणनखंड हो अभाज्य संख्या होती है। या फिर इसी बात को आप दूसरे परिभाषा के रूप में लिखना चाहो, दो परिभाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा या फिर जिनके केवल और केवल एक गुणनखंड हो तो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। तो आप दोनों परिभाषा लिख सकते हो। अब बात आती है बच्चों सहभाज्य संख्याओं की। तो आप समझो सहभाज्य संख्या क्या आती है। तो आपको समझना है कि बच्चों वे संख्याएं या फिर ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो। HCF का मतलब मस है, जिनका HCF क्या हो बच्चों? 1। ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं? सहभाज्य। अब HCF का हो मतलब होता है बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको बोलते हैं हिंदी में महत्तम समापवर्तक। जैसे मैं एक नंबर लेता हूं 3 और 5। 3 और 5 में कुछ भी कॉमन है। कॉमन का मतलब कुछ भी उभयनिष्ठ है। तो आप कहोगे कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। कुछ भी उभयनिष्ठ न होने का सीधा सीधा मतलब है एक कॉमन है, और एक अगर कॉमन हो गया तो बच्चों क्या होगी? सहभाज्य संख्या। जैसे 3, 5, 16, 25। अब आप लोग 16 को देख के 25 को देख के मतलब 16 भी कट जाएगा, 25 भी कट जाएगा। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर एक नंबर को नहीं लेंगे, दोनों नंबर को साथ में लेंगे। 16 और 25 में क्या कुछ भी कॉमन है? 2 कॉमन होगा? नहीं होगा। 5 कॉमन होगा? नहीं होगा। कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो HCF 1 होगा, और HCF 1 होगा तो क्या होगी? सहभाज्य संख्या होगी, ठीक है। अब आगे आता है बच्चों सम संख्या। तो आपको पता है वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए सम संख्याएं हैं। विषम क्या है? जो 2 से विभाजित ना हो वो क्या है? विषम संख्याएं। तो इस तरीके से बच्चों मैंने पूरा संख्या के प्रकार, वास्तविक संख्या के प्रकार, परिमेय संख्या के प्रकार, पूर्णांक के प्रकार, धनात्मक पूर्णांक के प्रकार, मैंने एक लाइन 2 लाइन में आपको बताने का प्रयास किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातों को आपने समझ लिया होगा, ठीक है ना। यहां तक अगर आपने समझ लिया है तो अब बच्चों हम सीधा चैप्टर पे चलेंगे।
पहली प्रश्नावली 1.1 में आपको 4 सवाल दिए गए हैं बच्चों। इन 4 सवाल हैं, इन 4 सवालों को आपको हल करना है। तो इन 4 सवालों को हल करने के लिए अब हम लोग सीधा चलते हैं सवाल नंबर 1 पर और देखते हैं आपसे क्या कह रहा है। सवाल नंबर 1 यहाँ पे है बच्चों, ये है आपके सामने, कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो इस सवाल को बच्चों आपको करना है, तो आपको बताना है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो लिख लेना है आपको जवाब देना है। मैंने परिमेय संख्या की परिभाषा में आपको बताया था, वे संख्याएं जिनको p बाई क्यू के रूप में लिख सकें जहां q नॉट इक्वल टू, देखो शून्य जैसे है तो शून्य को मैं लिख सकता हूँ 0/5, या फिर मैं लिख सकता हूँ 0/8, या फिर मैं लिख सकता हूँ 0/100, 50, 27, कुछ भी लिख सकता हूँ। क्या मैं इन सबको लिख सकता हूँ? देखो अगर ऊपर 0 है, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे 0 आएगा, इसका भी मान 0 है, इसका भी मान 0 आएगा, इसका भी मान 0 आएगा। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ऊपर भी पूर्णांक संख्या है, नीचे भी पूर्णांक संख्या है, और परिमेय संख्या की परिभाषा ही तो यही कहती है कि वे संख्या जिनको p अपान q के रूप में लिखा जा सके वो पूर्णांक संख्या परिमेय संख्याएं होती हैं, है ना। तो इसका मतलब आपको बताना है कि शून्य एक परिमेय संख्या है, तो आपको लिख लेना है कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लिख लेना हाँ इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। मैं बोल दे रहा हूँ, जिन बच्चों को लिखना हो वह लिख भी सकते हैं। हाँ जैसे पूछ रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या, तो लिखना है आपको हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे p अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। नीचे एक आध दो उदाहरण लिख देना, जैसे 0/5, 0/8, 0/27। बात समझ रहे हो? ठीक है ना, क्लियर है? चलो अब देखते हैं बच्चों सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 आपके सामने है, क्या कह रहा है आपसे कि 3/4, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं याद करो। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा समझाता हूँ अच्छे से, तब आपको शायद बेहतर समझ में आए। कभी भी बच्चों आपसे पूछे बीज की परिमेय संख्या, तो आपको क्या करना है ये बात आपको समझना है। देखो 3 और 4 की, अब मैं आपको बताता हूँ बीज की परिमेय संख्या का तो एक फार्मूला होता है। फार्मूला जो होता है बीज की परिमेय संख्या का, बीज की परिमेय संख्या निकालने का जो फार्मूला होता है, फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग कर दो, है ना। तो जैसे कह रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है, तो लिख लेना 3 एंड 4 के बीच की परिमेय संख्या की परिमेय संख्या। अब आपको बीज की परिमेय संख्या बताना है ना, तो क्या देखो मैंने क्या कहा, दोनों नंबर को जोड़ के 2 से भाग कर दो। 4 3 7/2, तो बीज की परिमेय संख्या क्या आ जाएगी बच्चों, 7/2। अब आपको कहोगे सर जी इसमें तो छठ पूछ रहा है, आपने तो एक ही बताया। अब एक संख्या ये ले लो, एक संख्या 4 ले लो, फिर जो आए एक संख्या वो ले लो, एक संख्या 4 ले लो, सब बीच में ही तो आएगा। बात समझ रहे हो, है ना। अब लिख लेना बच्चों दूसरी बीज की परिमेय संख्या बराबर, अब यहाँ पे बार बार मत लिखना, 3 तो था, लिख लेना दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर 6 निकालना है। जैसे आप 6 निकाल लो, तो यहाँ पे आपको लेना है 7/2। देखो 7/2 + 4, अब पूरे का बटे 2 लेना है। यहाँ पे बच्चों कंफ्यूज मत होना, पहले आप ऊपर वाला सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पे 1 लेंगे, 3 गुणा कर दो, 7 × 9 7 बच्चों, 4 दूनी 8, और नीचे नीचे का गुणा, 2 × 9 2, अब पूरे का बटे क्या है बच्चों 2, ये 2 इसके साथ चला जाएगा, ठीक है। तो 8 7 15/2 दूनी 4, दूसरी संख्या हो जाएगी। ऐसे ही बच्चों तीसरी संख्या जो आएगी, अब आप लोग समझ गए हो, अगर पैटर्न समझ गए हो, इसको लेंगे 15/4 और फिर क्या लेंगे 4, 15/4 + 4, और हर में आपको बटे 2 करना है, ठीक है ना। हर में आपको क्या करना है, बटे 2 करना है। अब यहाँ पे गुणा करोगे 15 का, देखो जोड़ते समय आपको 3 गुणा कर लेना है, या तो आप एलसीएम ले लो 4, है ना। तो 4 × 9 4 और 15 × 9 15 प्लस 1 चौके 4, 4 चौक 16, और पूरे का बटे क्या है बच्चों 2, इसको जोड़ लो आप लोग, 15 16 31, और बच्चों ये 2 जो है ना ये इसके साथ आएगा, याद रखना हमेशा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8, है ना। ऐसे ही आपको निकालना है बच्चों चौथी संख्या, चौथी संख्या बराबर, तो चौथी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, 31/8 + 4/2। यहाँ पे एलसीएम 1 लोगे, फिर एक गुणा करोगे तो हो जाएगा 31 + 8 चौक 32। देखो 31 × 9 31, 8 चौक 32, 8 × 9 8, पूरे के बटे 2, इसका इसमें
मल्टीप्लाई कर दोगे 31 और 32 मिलकर बनाएगा बच्चों 63, 63, 8 दूनी 16, 4 संख्या हो गई। अब यहाँ पे आपको लिखना है बच्चों पांचवी संख्या बराबर, पांचवी संख्या बराबर वही होगा 63/16, यहाँ पे 63 होगा बच्चों, जोड़ोगे ना 2 1 3 3 3 6, हाँ 63/16 प्लस 4। 4 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखो हमको इसके बीच की ही निकालनी है, इसलिए आप एक बार जोड़ने पे जो आए उसको लेते चलो और एक संख्या 4 लेते चलो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, 63 का नाम 63 और 16 चौका 64 बटे में 16। और आपको पता होना चाहिए दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। अब इसको जोड़ लो, 4 3 7 6 6 12 बटे 16, एक आंसर ये हो जाएगा 5 हो गई। 6वीं संख्या आपको निकालना है तो आप निकालोगे फिर सेम वही काम। अगर आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करो, फिर उसके बाद वीडियो थोड़ा सा बढ़ा के फिर देख लेना अगर चाहो तो। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 127 प्लस 16 चौका 64 बटे में 16। अब इसको जोड़ लो बच्चों, 7 4 11 का 1 5 लगाए 1 2 8 1 9, यहाँ पे 1 बटे 16। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो 6 संख्या आ गई, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या और ये हुआ बच्चों 6वीं संख्या, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको एक बात और समझना है बच्चों, वो बात ये है कि अब देखो आप सवाल था, अब आपको आंसर, ये तो काफी लेंदी सवाल है, काफी बड़ा है, बार बार कैलकुलेशन करना पड़ा है। तो ये सवाल बहुत ही आसान है यदि आपको भिन्न का जोड़ बहुत अच्छे से आता है। भिन्न का जोड़ नहीं आता है तो मैं बहुत ईमानदारी से बताना चाह रहा हूँ कि भिन्न के जोड़ पे ही बार बार जोड़ना है आपको, ठीक है ना। फिलहाल मैं इसको एक सवाल को एक और तरीके से बताता हूँ। आपको निकालना है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है, बस वही सवाल है, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। दोनों तरीके एकदम जायज हैं, आप जो आपको अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो। पहला तो आप a+b/2 से निकाल सकते हो, दूसरा जो मैं भी बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपसे कह रहा है 6 परिमेय संख्या किसके किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। तो अब 3 यहाँ पे लिखना है, 4 यहाँ पे, कितनी संख्या निकालना है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या निकालनी है बीच के आपको। अब आपको एक बात याद रखना है बच्चों कि जितनी संख्या कहेगा उससे एक बढ़ाएंगे। 3 को लिख सकता हूँ 3/1, 4 को लिख सकता हूँ 4/1। आपसे अगर 6 संख्या पूछे तो आपको 7 का मल्टीप्लाई करना है, किसमें, ऊपर नीचे दोनों भिन्न, ठीक है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 तेरे 21/7 और यहाँ पे बच्चों 7 चौक 28/7। अब आपको पता है कि 21 और 28 के बीच में क्या क्या आता है, 21 और 28 के बीच में आता है बच्चों, क्या आता है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और बच्चों क्या आएगा 27/7। ये जो जितनी संख्याएं मैंने निकाला है बच्चों, ये भी आपका बिल्कुल जायज आंसर है, ठीक है ना, बिल्कुल सत्य बात आंसर है ये भी, इसमें भी आपको तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हो, ये भी आपका बिल्कुल सही है, यहाँ से लेके बच्चों कहाँ तक, यहाँ तक। बात समझ आई। क्या करना है मैं फिर से बताता हूँ, जो भी संख्या कहेगा, जैसे 6 संख्या कह रहा है तो 7 का इसमें भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर की नीचे, और इसमें भी 7 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। बात समझ में आ रही है करके। जैसे यहाँ पे आ गया, जैसे ही मैंने इसका मल्टीप्लाई किया, 7 तेरे 21/7, 7 चौक 28/7 और 21 और 28 के बीच में जो आता है, क्या क्या आता है, जो आता है उसको लिख देखे। बात समझ में आई। दोनों दोनों तरीके हैं बच्चों, आप जो जिससे आपको बेहतर लगे वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। ये था सवाल नंबर 2। अब चलते हैं बच्चों सवाल नंबर 3 पे। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो चैनल को तुरंत लाइक करिए, तुरंत सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलो सवाल नंबर 3 में देखो, आपको वही संख्या, वही सवाल है। मैंने क्या कहा आपको बच्चों, जिन बच्चों को कोई इसमें वो नहीं है, जिन बच्चों को थोड़ा सा भिन्न के जोड़ में दिक्कत हो, थोड़ा सा सीख लेंगे ना तो सवाल एकदम हल्का हो जाएगा, अदरवाइज फिर आपको लगेगा कि यार क्या बार बार जोड़ना घटाना पड़ा है। चलो कह रहा है बच्चों 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बताओ। किसके किसके बीच बताना है, 3/5 और क्या है बच्चों 4/5। कितनी परिमेय संख्याएं बताना है ये आप मुझे बताओ। तो कहो सर जी 5। मैंने क्या कहा, जितनी परिमेय संख्या कहे उससे एक बढ़ा के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 5 से एक बड़ा नंबर क्या होता है 6, तो 6 का इधर भी मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, और 6 का इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो। हर सवाल में आएगा बच्चों, 6 तिरिक 18 और 5 छंग 30,
6 चौका 24, 5 छंग 30। अब आपको पता है कि 18 और 24 के बीच में क्या क्या आता है? 18 और 24 के बीच में क्या आता है बच्चों? 18 के बाद आता है 19/30, 19 के बाद 20/30, 20 के बाद 21/30, फिर बच्चों 22/30 और फिर बच्चों 23/30। देखो यहाँ पे आपको ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ध्यान से अगर आप लोग देखो तो यही 5 परिमेय संख्याएं लिख लेना। अतः 3/5, ये आप बात आपको बच्चों लिखना है, वो आप लोग लिख भी सकते हो। किसके किसके बीच की परिमेय संख्या निकाल रहे थे? तथा 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं बराबर, परिमेय संख्याएं बराबर क्या होगा बच्चों? मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और क्या होगा बच्चों? 23/30। यही आपका आंसर होगा। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी, ठीक है ना? ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। और अब यहाँ पे कुछ बच्चों का सवाल होगा, सर जी ये आंसर तो पीछे वाले आंसर शीट से मैच नहीं कर रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बच्चों बता दूं, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अनंत का मतलब जितना आप काउंट करते जाओ आपको अंदाजा नहीं होगा कितनी होंगी। मान लो इसी के बीच में 100 परिमेय संख्या कहता तो मैं 101 का मल्टीप्लाई कर देता। बात समझ रहे हो? तो अनंत है तो हो सकता है उसमें कोई दूसरा हो, इसमें कोई दूसरा हो, लेकिन आपका ये करने का तरीका और ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर है ना? तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज मैं एक बता देता हूँ वैसे भी आप कर सकते हो, है ना? एक बताता हूँ वैसे भी आप कर सकते हो। 3/5 है ना, इधर देखो, ऐसे करना 3/5 तथा 4/5 के बीच की परिमेय संख्या, के बीच की परिमेय संख्या। आपने इसके ऊपर वाला जो किया है बिल्कुल सही है। अगर आपका मन उसमें नहीं भर रहा है तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ 3/5 प्लस 4/5 पूरे का बटे 2 कर देना, ठीक है ना? देखो 5 है, एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 तो हो जाएगा 3 प्लस 4, नीचे क्या है? बटे 2। ये 2 इधर चला जाएगा बच्चों, 4 3 7 और 5 दूनी 10, तो 7/10। अब अगला क्या लेना? 7/10 ले लेना और 4/5 ले लेना, फिर जो आएगा वो ले लेना, फिर 4/5 लेना। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है ना? बाकी मैं कहूंगा कि आप लोग को आना तरीका दोनों चाहिए, लेकिन ये वाला थोड़ा सा आसान है, इसमें थोड़ा सा इसकी लंबाई चौड़ाई कम हो जाती है, तो ठीक है, आपको जो अच्छा लगे, ठीक है? मैंने आपको दोनों बता दिए हैं, जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, जिसमें आप ज़्यादा बेहतर फील कर रहे हो, वैसे आप लोग लगा सकते हो, ठीक है? चलो, अब सवाल नंबर 4 है बच्चों, और इस सवाल को मैं आपको एक नए पेज पे ले जाता हूँ, सवाल जिससे आपको थोड़ा समझाने में मुझे सहूलियत हो। देखो यहाँ पे सवाल कह रहा है आपसे कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब आपको मैं जितनी बातें बताया हूँ उसका अब हम लोग थोड़ा सा यूज करेंगे, ठीक है ना? और मैं आपको बच्चों एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने जो यहाँ पे अभी बताया था, कहाँ गया? एक मिनट बच्चों, ये चीज बच्चों आप लोग अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर ऐसे ही आप लोग अपनी कॉपी में एक जगह बना लो। अगर ये आप लोग बना लोगे ना, ये सारी चीजें अगर आप लोग बना लेते हो तो आपको बहुत सहूलियत होगी बच्चों, बहुत ज्यादा सहूलियत होगी, हद से ज्यादा सहूलियत होगी। बात समझ रहे हो? अभी मैं इसको बताता हूँ कि अगर इसको आपने तैयार कर लिया है तो जो लाइन वाले क्वेश्चन है ना उसको तो मैं चुटकियों में सॉल्व करा दूंगा आपको, ठीक है ना? तो चलो बच्चों आते हैं। सवाल किधर गया? हाँ बच्चों, एक मिनट में सवाल ले लेता हूँ। यहाँ पे आपको देखो पहला सवाल क्या है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। जब मैं आपको प्राकृतिक और पूर्ण संख्या बता रहा था, इधर आ जाओ सब लोग ध्यान से, मैंने क्या कहा था? यहाँ पे आपको कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत क्या आता है? 1 2 3 4। और यहाँ पे पूर्ण संख्या के अंतर्गत क्या आता है? 0 1 2 3 4। इसका मतलब क्या है कि प्राकृतिक संख्या से अगर संख्या की बात करेंगे तो पूर्ण संख्या बड़ा है। इसका मतलब अगर प्राकृतिक संख्या जो है वह पूर्ण संख्या के अंदर पूरा का पूरा समाहित हो जाएगा, इसका मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। देखो जितनी भी संख्या यहाँ है वही सब संख्याएं पूर्ण संख्या में है, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। एक बिल्कुल सत्य है। क्या है बच्चों? सत्य। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत ही सभी प्राकृतिक संख्याएं आ जाती हैं।
पूर्ण संख्याओं के अंदर सभी प्राकृतिक संख्याएं आ जाती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। ठीक है ना। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ बच्चों, कभी भी अगर हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर कैसे, तो उस कंडीशन में चीजें सत्य होंगी। अभी इसको मैं समझाता हूँ। और कभी बच्चों अगर हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो उस कंडीशन में चीजें क्या होंगी, असत्य होंगी। ठीक है, कहना क्या चाह रहा हूँ उसको समझाता हूँ। इधर देखो, इसका मतलब ये क्या होगा बच्चों, सत्य। और आपको कारण क्या लिखना है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत सभी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। मैं बोल दे रहा हूं, जो बच्चे लिखना चाहें लिख सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत ही सभी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। ठीक है। दूसरा क्या है बच्चों, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। अब यहाँ पे आपको समझना है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। जैसे मैंने कहा, तो पूर्णांक कहाँ पे है बच्चों, ये पूर्ण संख्या ये। और मैंने क्या कहा, नीचे से ऊपर कभी भी जाओगे तो क्या होगा, सत्य होगा। नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, पूर्ण से पूर्णांक पे जा रहे हैं। पूर्ण से पूर्णांक का मतलब यहाँ पे पहले क्या दिया गया है, पूर्णांक। यहाँ पे क्या दिया गया है, पूर्णांक। पूर्णांक से पूर्ण पे आ रहे हैं, यहाँ पे आपको समझना है थोड़ा सा। पूर्णांक से कहाँ पे आ रहे हैं बच्चों, पूर्ण पे। इधर देखो, पूर्णांक से पूर्ण पे। पूर्णांक से अगर पूर्ण पे आ रहे हैं तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं कि नीचे से ऊपर आ रहे हैं, तो आप कहोगे सर जी ऊपर था नीचे आ रहा हूँ। और ऊपर से नीचे कभी भी आओगे तो अब देखो, पूर्णांक के अंतर्गत बच्चों प्राकृतिक आता है, शून्य भी आता है, धनात्मक ऋणात्मक भी आता है। लेकिन पूर्ण के अंतर्गत तो केवल सब कुछ तो आता नहीं। बात समझ रहे हो। इसका मतलब यह कथन क्या है, असत्य। क्या है, असत्य। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती। अगर इसी का उल्टा होता तो हो सकता है प्रत्येक पूर्ण एक पूर्णांक होता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण नहीं होता। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब यहाँ पे दूसरे वाले में आप कारण क्या दोगे, क्योंकि पूर्णांक के अंतर्गत क्या आता है, जीरो, सॉरी सॉरी ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, इसलिए क्या होगा कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होगा। ठीक है ना, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब देखो अगला क्या कह रहा है, तीसरा वाला, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इधर देखो, परिमेय कहाँ पे है, ये। पूर्ण कहाँ पे है, ये। अब ये बताओ, फिर ऊपर से नीचे आ रहा है ना, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, असत्य। ये मैं आपको पहचानने के लिए बता रहा हूँ। कभी भी आपको पहचान करना हो तो आप लोग ये देखो, अगर ऊपर से नीचे आ रहे होंगे असत्य होगा, नीचे से ऊपर जा रहे होंगे तो सत्य होगा। ये अगर टेबल आपको अच्छे से आता है तो आप सत्य असत्य बहुत ही आसानी से बता सकते हो। बात समझ रहे हो। जैसे देखो, यहाँ पे पहला सवाल था कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो प्राकृत पूर्ण। अब यहाँ पे देखो, प्राकृत छोटा है ना पूर्ण से, तो ये सत्य हो गया। वैसे ही देखो, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो, पूर्णांक से किस पे आ रहा हूँ, पूर्ण से। ऊपर से नीचे आ रहा हूँ ना, इसलिए क्या हो गया बच्चों, असत्य हो गया। तीसरा देखो, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय देखो ऊपर है, पूर्ण कहाँ है, नीचे। ऊपर से नीचे आ रहा हूँ ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। नीचे से ऊपर जाएंगे तो सत्य, ऊपर से नीचे आएंगे तो असत्य। यहाँ पे कारण आपको बता देना है, क्योंकि परिमेय संख्याओं के अंतर्गत भिन्न भी आते हैं और पूर्णांक भी आता है ना। तो भिन्न भी आ जाएगा तो भिन्न तो परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होगी नहीं, इसलिए क्या होगा कि ये संख्या क्या है, असत्य है। ठीक है ना, ये भी क्या है, असत्य। और ये क्या है बच्चों, सत्य। ठीक है बच्चों, ये रहा चैप्टर 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेहतर तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया। और जिन बच्चों को समझ में कम आ रहा होगा, 100% सबको आ गया होगा, पूरा वो है, भरोसा है। जिन बच्चों को कम आया होगा वो थोड़ा सा इसको एक बार देख लेंगे बच्चों। ठीक है ना, मैं यहाँ पे इसको हटा दे रहा हूँ, जिससे आप लोग क्लियर एक स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको कहीं अपने डीपी पे लगा लो, कहीं भी लगा लो। ठीक है ना, जिससे आपको हमेशा हमेशा क्लियर याद रहे। बात समझ रहे हो। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छी जगह अपने लगा लो, जिससे पूरा फर्रा याद हो जाएगा। पूरा फर्रा याद हो जाएगा, चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, फिलहाल ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मैं आपसे मिलता हूँ 1.2 में। तब तक के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चीज़ें समझ रहे हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए बच्चों। सब्सक्राइब करने में आप लोग करते हो, लाइक करते हो तो थोड़ा सा उत्साह बढ़ता है मेरा भी। चलो प्रयास करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आपका। आपका दिन शुभ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।